प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.3 की ओर बढ़ रहे हैं और 3.3 में कोई नया नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन है और कुछ नहीं है। बहुपद हमने पढ़ा द्विघात बहुपद के बारे में। वहाँ पर हमने द्विघात बहुपद को एफ एक्स बराबर लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। आज हम एफ एक्स बराबर जीरो, हमने जीरो लगा दिया। जीरो लगने पर बराबर जीरो लगने पर नई डेफिनेशन आती है द्विघात समीकरण की। यदि किसी यदि एफ एक्स का एक द्विघात बहुपद है, यानी एफ एक्स क्या एक द्विघात बहुपद है, हमको पता है एफ एक्स बराबर हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स बराबर जीरो हमने क्या बढ़ाया है, एफ एक्स को किसके बराबर किया है, जीरो के बराबर। अगर हमने जीरो के बराबर कर दिया तो ये एक द्विघात समीकरण कहलाता है। अर्थात इसको दूसरे तरीके से मैं कहूँ कि किसी बहुपद में, द्विघात बहुपद में अगर मैं उस बहुपद को जीरो के बराबर कर देता हूँ तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। समीकरण होने के लिए दो पक्ष होते हैं। यहाँ पर आपने जैसे ही बराबर का चिन्ह लगाया दो पक्ष हो गया। ये तो LHS पक्ष हो गया, या RHS पक्ष हो गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला। और ये दोनों के मान क्या होते हैं, समीकरण में बराबर होते हैं। और ये समीकरण द्विघात वाला है तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो। और यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, दो। तो ये कौन सा समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण। और ये वाला जो इसका रूप है, ये स्टैंडर्ड रूप जिसको मानक रूप के नाम से पुकारते हैं, ये इसका मानक रूप है। ए बी और सी, ये तीनों को मैंने पहले भी कल भी बताया मेरे लेसन में, इनको वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। देन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ये, अगर मैंने इसको जीरो के बराबर कर दिया तो ये क्या रह गया, ये जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। देन ये पूरा का पूरा जीरो, तो आपके पास बच गया बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और ये अचर हो गया, चर की अधिकतम घात कितनी है, एक। और एक होते आप कह दोगे सर ये तो रैखिक समीकरण है। अतः मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा है, एक्स की अधिकतम वैल्यू दो होनी चाहिए ऐसा बहुपद, और उस बहुपद को अगर जीरो के बराबर कर देते हैं तो वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। आगे हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन लिया, अब हमको ये जांच करना है। प्रश्नावली 3.3 मैंने यहाँ पर प्रारंभ की है। आपको ये जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको जैसा कि दिख रहा है कि एक्स पर अधिकतम घात एक ही नजर आ रही है, तो आप इसको देख के नहीं बताएं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इसका बिल्कुल सरलतम रूप में इसको लाना है, जिसके बाद में हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब इसको हल करते हैं, दोनों तरफ को हल कर लेते हैं, LHS और RHS पक्ष को। सबसे पहले हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से कम x आ गया, प्लस 8 बराबर। अब यहाँ पर हम इस x को x से मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर मैंने इस x को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 है, प्लस का x है तो माइनस का 2x हो गया। फिर 2 को मैंने x से गुणा किया, प्लस का 2x हुआ। फिर 2 को मैंने माइनस के 2 से गुणा किया, माइनस का 4 हुआ। इसको और सरलतम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर, इधर हो गया एक्स स्क्वायर, 2x प्लस का है, 2x माइनस का माइनस हो गया, पूरा पूरा हट गया है, क्या बचा माइनस के 4। सबको इधर ले आओ, ये मैं इधर ले आया, पक्षांतरण करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4 हो गया बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा x प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। अब इससे आगे आप हल इसको नहीं कर सकते, और हल नहीं कर सकते तो यहाँ से हम रिजल्ट पहचानेंगे। यहाँ पर आप देखोगे x की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो आप कह दोगे जिसकी एक अधिकतम घात होती है उसे कौन सा समीकरण बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं, जो कि हमने प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं चौथी में। और अगर द्विघात होता तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, x की घात 2। अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। इसका अब हम दूसरा सवाल ले रहे हैं। दूसरा सवाल है x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4। अब आपको ऐसे देखने से ऐसा लग रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब तक हम इसको त्रिघात समीकरण नहीं मानेंगे, जब तक इसका हम सरलतम रूप प्राप्त नहीं कर लेते, बराबर 0 के रूप में हम इसको स्थापित नहीं कर देते हैं। अब इसको देखो, आपने कक्षा 9 के अंदर पढ़ा है, ये फॉर्मूला कक्षा 9 से मैंने लिया है आपके प्रश्नावली में से।
ए प्लस बी का की घात 3 बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ए बी कोष्टक ए प्लस बी। ये फॉर्मूला कक्षा 9 से मैंने आपको लिया है और आपको भलीभांति आता भी होगा। अब इस दोनों पक्षों को हल कर रहे हैं, इस कोष्टक को खोलते हैं। ए की जगह क्या दे रखा है, एक से दे रखा है, और बी की जगह क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। जहां पर भी ए है वहां तो लिख देंगे एक से, जहां पर भी बी है वहां क्या लिख देंगे 2। तो ए की पावर 3 का अर्थ हो गया एक्स की पावर 3, बी की पावर 3 का अर्थ हो गया 2 की पावर 3 प्लस 3। ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर एक्स, इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2 हो गई। अब क्या है यहाँ पर ए प्लस बी, ए कितना है एक्स और बी कितना है 2, एक्स प्लस 2। आपने इसको खोल लिया और इधर हल होगा ही नहीं, एक्स की पावर 3 माइनस 4। अगर यहाँ पर 4 की जगह और होती संख्या 8 होती तो अब इसको 2 की घात 3 लिख के इसको भी हम खोलते सूत्र से, और जो कि सूत्र हमको इसका अलग सूत्र है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है तो हमने इसको बिल्कुल ऐसे कैसे ही यहाँ पर रख दिया। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गए, प्लस 3 दूना 6, 6x, एक्स प्लस 2 बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 4। आगे हल करते हैं इसको, एक्स की पावर 3 प्लस 8, 6x को x से गुणा किया 6x स्क्वायर हुआ, 6x को 2 से गुणा किया 6 दूना 12x हुआ बराबर x की पावर 3 माइनस 4। अब x की पावर 3 माइनस 4 को इधर लिया हो तो मैं इधर लेके आ रहा हूँ पक्षांतरण करके, तो x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा, x की पावर 3, ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की होगी बराबर 0। अब आपको पता है x की पावर 3 प्लस का, x की पावर 3 ये माइनस का कट गया यहाँ से, सबसे वही मैंने कहा जो बड़ी घात को सबसे आगे आगे लिख लेते हैं क्रम से x स्क्वायर। अब x की छोटी घात कितनी बच रही है 12 वाली, ये आ गया 12x, 8 और 4 12 बराबर 0। अब आप इसको और भी हल कर सकते हो, 6 इसमें से कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा एक्स स्क्वायर, 6 दूना 12 2x, 6 दूना 12 बराबर 0, 6 चलेगा बटे में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। अब आप कहोगे यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, और जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण होता है कि नहीं होता है, वो निश्चित तौर पर द्विघात समीकरण होता है। तो आप लिखोगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः ये द्विघात समीकरण है। अब हम इसका चौथा सवाल लेते हैं। यहाँ पर आपको लग रहा है कि x की पावर 2 है और इससे अधिक क्या हल करें इसको, लेकिन हमको बटे वाली संख्या नहीं रखनी, आपको पूरा सरल करके ही आपको आंसर इंश्योर करना है। ऐसा नहीं देख के नहीं ये तो द्विघात समीकरण है, उत्तर द्विघात समीकरण लिख दो। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, यहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर एलसीएम आया, एलसीएम मैंने क्या लिया 1 से एलसीएम लिया, एक्स का 1 का भाग x में देंगे, x बार गया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस x का भाग x में दिया 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे, प्लस 1 का भाग x में दिया x बार गया, x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे बराबर 0। अब देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर है, 1 एकम 1, x की पावर 2 को x की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0 बटा 1 लिख सकता हूँ, कोई परेशानी। ब्रश गुणा किया 0 से x गुणा हो जाएगा, 1 से ये पूरी संख्या हो जाएगी, 1 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मैंने पहले लिख ली घात, फिर x की पावर 2 प्लस 1 बराबर x को 0 से गुणा किया, 0 को यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब आप बता सकते हो यहाँ पर, आपको लग रहा है यहाँ पर कि सर ये तो इससे आगे हल हम नहीं कर सकते, इसको आगे हल होगा नहीं, और यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 3, x की अधिकतम घात 3 होते हैं, हम कह देंगे कि ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण को हल करने की अब हम यहाँ पर विधियों के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो कोर्स में है इस पाठ के अंदर है, हमें 3 विधियाँ हमको यहाँ पर दी हुई है। पहली विधि है आपके पास गुणनखंड विधि, आप गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करते आए हैं,
पहले भी हमने कक्षा 9 तक द्विघात जो समीकरण है उसको हमने गुणनखंड विधि से हल किया है, यानी सीधा सीधा आपको द्विघात समीकरण का क्या करना है, गुणनखंड करना है और x की 2 वैल्यू प्राप्त करनी है। यहाँ पर दूसरी विधि आती है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, पूर्ण वर्ग वाली नई विधि है, इसको भी हमको सीखना है यहाँ पर। और श्रीधराचार्य वाली, श्रीधराचार्य के का भी एक सूत्र है और उस सूत्र पर आधारित हम बहुत से सवालों को यहाँ पर हल करेंगे। अब हम गुणनखंड विधि से इसका जो दूसरा सवाल है 3.3 का, उसका पहला सवाल मैंने लिया है। कोई नई विधि नहीं है, हम कक्षा 6 से और 9 तक जो हमने काम किया वो यहाँ पर करना है। यहाँ पर सीधे सीधे आपको इस समीकरण का क्या करना है, गुणनखंड करना है। पहले भी मैंने आपको बताया गुणनखंड करने का पैटर्न। इन दोनों को गुणा करते हैं, कोने कोने वाली संख्याओं को। कोने कोने में कौन कौन, ये जैसे 3 और 2, ये तो ये 2x की पावर 2 इंटू 3 गुणा किया, 3 दूना 6x स्क्वायर। क्या किया आपने, गुणा किया। जब 6x स्क्वायर है, बीच में कितनी संख्या दे रखी है, माइनस का 5x। ये 5x तो आपको जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 6x स्क्वायर। अब इसके टुकड़े क्या क्या बन सकते हैं, 6 एकम 6, 2 तिया 6, बस ये 2 टुकड़े बन गए। अब आपको ये दोनों टुकड़ों में पहचानना है, 6 एकम 6 आ गया 6, 6 और 1 7, लेकिन लाना कितना अपन को, माइनस के 5। तो हम समझ गए कि ये तो आपका फेल हो गया। अब कौन सा बच रहा है, 2 और 3, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूना 6 आ गया 6। यहाँ पर x लगा दिया, यहाँ पर भी x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। चलो यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको जोड़ वाला भी चाहिए, माइनस का 5x, ये भी माइनस का हो, ये भी माइनस का हो। माइनस 2x और माइनस का 3x मिलकर कितना हो गया, माइनस का 5x। कितना x हो गया, माइनस का 5x। और गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और 3 दूना 6x स्क्वायर। इसका मतलब हमने इस माइनस के 5x के 2 टुकड़े किए, वो दोनों टुकड़े क्या प्राप्त हुए, 2x माइनस का 3। मैंने यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर। इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ यहाँ, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है। कॉमन हमने लिया दोनों में से, तो यह क्या आ गया, 2 भी है, 2 भी है, 2 कॉमन आ गया, x और आ गया यहाँ पर कॉमन। क्या बचा, x माइनस 1। अब इन दोनों में से कॉमन, आप कहोगे सर इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन लिया, x बचा, ये माइनस का कॉमन ले लिया, माइनस प्लस से होगा तो माइनस हो गया यहाँ पर, और ये 3 का 3 बाहर निकल गया, 1 बचा बराबर 0। अब इन दोनों में से हमको कॉमन ढूंढना है, x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी है, तो x माइनस 1 यहाँ पर कॉमन आ गया। क्या बचा, 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर, देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 1 माइनस 1 को इधर हम पक्षांतरण करेंगे, माइनस 1 इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। x की वैल्यू एक तो आ गई आपके पास प्लस 1, और यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट लेते हैं, x 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 को इधर ले जाओ, 2x बराबर हो गया 3, देन x इज इक्वल टू 3/2। ये आपने x की 2 वैल्यू निकाल ली। चूंकि आपको x की 2, हमको पता है x की 2 वैल्यू निकलती है, और आपने इसका गुणनखंड करके x के 2 मान निकाल लिए। यही विधि कौन सी विधि कहलाती है, गुणनखंड विधि। इसका दूसरे का तीसरा सवाल मैंने लिया है। दूसरे का दूसरा बहुत ईजी है, आप इजी गोइंग कर सकते हैं। दूसरे का तीसरे के अंदर देखिए, ये भी बहुत ईजी है, लेकिन थोड़े से बच्चे क्या है कि इस अंडर रूट को देख के और ऐसे सोचने लगते हैं कि सर इसका गुणनखंड किस तरीके से करें। विधि मैंने वही बता रखी है, कोने कोने वालों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने अंडर रूट 3x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 अंडर रूट 3, देन अंडर रूट 3 3 हो गया, 3 को 7 से गुणा किया, 7 दिया 21x स्क्वायर। हमने इसको गुणा किया तो 21x स्क्वायर, और जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 10x। अब 10 के टुकड़े क्या क्या बन सकते हैं, एक को 10 से गुणा किया, 10 एकम 10, 2 इंटू 5, 5 दूना 10, ये भी हो गया। और कौन कौन से बन सकते हैं, आप कहेंगे कि सर हम यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर टुकड़े कर सकते हैं, और सॉरी ये 10 के नहीं, हमको तो 21 के करने हैं टुकड़े। किसके करने हैं, 21 के। 10 तो जोड़ के हिसाब से आना है, 21 के करने हैं, तो 21 का क्या क्या हो सकता है, 21 एकम 21 हो सकता है, यहाँ पर 7 या 21 हो सकता है। तो ये 2 टुकड़े हैं, 21 एकम 21 और 1 22, तो जोड़ने पर ये तो हो गया फेल आपका।
क्या बच रहा है अब 7 इंटू 3, 7 को 3 से गुणा किया कितना हुआ 21, यहाँ पर भी x लगा देंगे, यहाँ पर भी x लगा देंगे, तो 7 तिया 21 और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जोड़ने पर कितना होना चाहिए 10, आप देखिए 7x प्लस 3x, 7 और 3x कितना हो गया 10 हो गया। इसका मतलब हमने जो टुकड़ा बनाया है 10x का, 7x प्लस 3x, ये बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दिया, √3x स्क्वायर प्लस 10x की जगह क्या लिखा मैंने 7x प्लस 3x, और इस संख्या को ऐसे कैसे उतार दिया मैंने बराबर 0। अब इन दोनों में से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के लिए हमारे पास वही तरीका, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अब बताइए आप। और इसमें शुरू किया हमने दोनों में से, यहाँ पर देखो √3 है, ये 7 नहीं आ रहा, x की घात 2, यहाँ पर x है, तो आप x को आपने क्या किया कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 बचा, एक x स्क्वायर में से एक बाहर निकल गया तो एक बचा यहाँ पर, प्लस ये x तो बाहर निकल गया, क्या बचा आपके पास 7। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आप कहोगे, मैंने आपको प्रश्नावली में पहले बताया था कि √3 इंटू √3 बराबर कितना होता है 3 होता है। मैं इसको किसके रूप में समझूं, √3 इंटू √3, तो एक √3 इसमें से कॉमन ले लें क्योंकि इधर भी √3 है, ये मैंने प्लस √3 कॉमन ले लिया, क्या बचा एक तो √3 बच गया, x बच गया, प्लस √3 बाहर निकल गया, ये 7 बचा बराबर 0। एक बार और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, और हाईलाइट करने के लिए आपको पता है इसके बारे में, इसको अलग से निकाल के बता रहा हूं आपके लिए। यहाँ पर देखें आप इसको 3x प्लस 7 √3, इसको क्या लिख सकता हूं मैं √3 इंटू √3, x आपके पास है ही, प्लस 7 √3। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है, ये √3 तो बाहर निकल ही गया, क्या बचा √3x प्लस ये बाहर निकल गया 7 बचा। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, कोई नई बात यहाँ पर नहीं लिखी है, मेरा मानना है आपको समझ आ गया होगा। और अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढते हैं, इधर से और इधर से। आप कहोगे सर ये जो ब्रैकेट में जो संख्या है वही कॉमन है, तो √3x प्लस 7, यहाँ पर बच गया x प्लस √3 बराबर 0। बराबर 0 होते हैं, अब इसको दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर करते हैं, देन √3x प्लस 7 बराबर 0, √3x 7 को इधर भेजा तो माइनस का 7, x इज इक्वल टू -7 अपॉन √3, ये तो आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आता है इसका दूसरे ब्रैकेट का, x प्लस √3 बराबर 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का √3। आपने इस तरीके से इसके दो मान प्राप्त किए। इसका पांचवा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ये सवाल, इसको आप बहुत सीरियसली ले सवाल को, मेरा मानना है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको 5 स्टार दिया है इस प्रश्न को। यहाँ पर है 1/(x-2) प्लस 2/(x-1) इज इक्वल टू 6/x, देन x इज नॉट इक्वल टू 1 and 2। यहाँ पर ये सवाल दे रखा है आपको, सवाल के अंदर x का मान 1 और 2 नहीं होना चाहिए, 1 और 2 हो जाता है तो ये पूरा 0 हो जाता है, 0 होता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसको हल करते हैं। मैंने क्या किया है, इधर वाले दो नीचे वालों का एलसीएम लिया, x-2 यहाँ पर एलसीएम आया, x-1 यहाँ पर एलसीएम आया। एलसीएम आने के बाद में x-2 का भाग इस पूरे में दिया तो x-2 से x-2 कट गया, क्या बचा x-1। x-1 को 1 से गुणा किया तो ऐसे कैसे आ गया x-1 पूरे एलसीएम में भाग लगाया तो x-1 से x-1 कट गया, क्या बचा x-2। x-2 को 2 से गुणा किया, ये देखो x-2 को मैंने 2 से गुणा कर रखा है, बराबर 6/x। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। ये x-1 ऐसे कैसे, ये 2 को x से गुणा किया तो ये आपके पास आ गया 2x, फिर 2 को माइनस के 2 से गुणा किया तो ये माइनस का आ गया 4। नीचे इस कोष्टक को x से मल्टीप्लाई किया, x इंटू x स्क्वायर, फिर x को माइनस का 1 से गुणा किया तो माइनस का x, फिर माइनस के 2 को x से गुणा किया तो माइनस का 2x, फिर माइनस के 2 को माइनस का 1 से गुणा किया तो ये प्लस का 2, और 6/x आपके पास ऑलरेडी है। इसको हल किया 2x और x कितना हो गया 3x हो गया, माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 हो गया यहाँ पर, बटा
एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, माइनस का एक्स और माइनस का 2x, ये दोनों मिलकर कितना एक्स हो गया, 3x हो गया। यहाँ पर 3x होते क्या बच रहा है, प्लस का 2। यहाँ तक हमने हल कर लिया। हल करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ब्रज गुणा करते हैं। ये वाली संख्या तो इससे गुणा होगी और ये वाली संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी। मैंने नीचे वाली संख्या को 6 से मल्टीप्लाई किया ब्रज गुणा करके। ये 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये इधर वाला LHS वाला मैंने मल्टीप्लाई किया। अब x को मल्टीप्लाई करना 3x माइनस 5 से। 3x माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, देखो ये x मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 5। अब इसको वही 6 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 6x स्क्वायर आ गया। फिर 6 को मैंने माइनस का 3x से मल्टीप्लाई किया, 36 18x आ गया। फिर 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूना 12 आ गया। इसी तरह x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x स्क्वायर आ गया। फिर x को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 आ गया। इस दोनों संख्याओं को मैंने पक्षांतरण करके मैं LHS की तरफ ले आता हूँ। ये प्लस का तो इधर आके किसका हो गया, माइनस का। ये माइनस का तो इधर आके किसका हो गया, प्लस का। अब ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था। 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो कितना बचा, 3x स्क्वायर बचा। फिर माइनस के 18 और माइनस प्लस के 5x। अब माइनस के 18 में से प्लस के 5 गए तो माइनस का 13 बचा। और क्या बच रहा है आपके पास, प्लस का 12। प्लस का 12 बचने के बाद में अब इसका गुणनखंड करना है अपन को। तो ये देखो मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, बहुत इजी मेथड है। 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया गुणा करने पर बात जो बढ़ती है 36, गुणा करने पर तो आना चाहिए 36x स्क्वायर, जोड़ने पर आना चाहिए 13x। अब बताइए कितना होगा, 9 चौक 36, 9 और 4 कितना होता है 13। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, आपने टुकड़े बना लिए। 9x माइनस का 9x और माइनस का 4x, किसके टुकड़े हैं ये, 13x। ये मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस के 12 बराबर 0। देन इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, 3x कॉमन आ गया। क्या बचा, x माइनस 3 3 9, x पूरा का पूरा बाहर, माइनस का 4 कॉमन, x 4 3 12 माइनस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढो। आप कहेंगे सर x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 बच गया बराबर 0। ये ब्रैकेट 0 के बराबर ले लेते हैं। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ गया कितना, 3 आ गया। इसी तरह 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर आ गया 4। देन x इज इक्वल टू 4/3। ये आपने इसके गुणनखंड को किया, बहुत आसानी से किया, बहुत सरल तरीका है। ये तो आपको साधारण सा कक्षा 9 का हल था। और ये कक्षा 10 में आपको क्या करना है, बराबर 0 लगा के इसके गुणनखंड करके x के 2 मान यहाँ पर ज्ञात करने हैं। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसका एक एग्जाम्पल भी है, ऐसा कैसा है, उस एग्जाम्पल को देखें। और विविध प्रश्नमाला में भी इस तरह के 4 प्रश्न, उन चारों प्रश्नों को आप अच्छे से करें। उनमें से निश्चित तौर पर एक साल छोड़ के एक साल बोर्ड परीक्षा में इनमें से सवाल पूछ लिया जाता है। इसी का मैंने दूसरे का मैंने 11वां सवाल लिया है यहाँ पर। आपको ऐसा लग रहा है जाने क्या आ गया सवाल, आपको घबराना नहीं है। इसमें गुणनखंड भी नहीं करने, इसमें तो सीधा सीधा आपको जमाना है और जमा के इसको हल करना है। यहाँ पर देखिए, इस कोष्टक को खोला मैंने, x को bx स्क्वायर से x को मैंने b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले आगे वाली संख्या को तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, इस x को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर x आ गया। फिर इस x को ac से मल्टीप्लाई किया, माइनस ac आ गया x के रूप में। माइनस का bc को ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। अब इन दोनों में से, या इन दोनों में से और इन दोनों में से हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए मैंने देखो यहाँ पर a इधर भी है लेकिन इधर नहीं है, a नहीं आएगा। b यहाँ पर है, b यहाँ पर भी है, b कॉमन आ गया। x इधर भी है, x इधर भी है, x कॉमन आ गया, दोनों कॉमन ले लिए। bx बाहर निकल गया, ये b तो बाहर निकल गया, क्या बचा, एक तो a बचा। x स्क्वायर थे तो एक x बाहर निकल गया तो एक x अंदर बच गया, ax प्लस ये x पूरा का पूरा बाहर, एक b बाहर तो एक b बचा। फिर इन दोनों में से कॉमन मैंने ढूंढा तो इसमें कॉमन लिया माइनस c, क्योंकि c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिया c माइनस का। ये माइनस का बाहर निकल गया तो अंदर इसमें ये माइनस का है, ये माइनस बाहर निकलते प्लस का हो गया, ये x आ गया यहाँ पर क्योंकि c बाहर निकल गया। अब ये जब माइनस का कॉमन ले लिया तो माइनस का किस में बदल जाएगा, प्लस में, और c तो बाहर है ही, क्या बच रहा है आपके पास, b बच रहा है। अब
अब इन दोनों में से ढूंढो कि कॉमन कौन आ रहा है। इन दोनों में जब हमने कॉमन ढूंढा तो ये आया ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये कॉमन आ गया अपने पास। बचा क्या, बी एक्स माइनस सी, ये बी एक्स माइनस सी आपके पास यहाँ पर कॉमन आ गया। कॉमन आते ही बराबर जीरो के रूप में हो गया। एक बार इस ब्रैकेट को हमको जीरो के बराबर लिखना है, इस ब्रैकेट को मैंने जीरो के बराबर लिखा, बी को इधर भेजा तो माइनस का बी, ए चले गया बटे में, तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट को लिया, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, देन सी का मैंने पक्षांतरण किया, सी पक्षांतरण में इधर गया तो माइनस का सी इधर जाके प्लस का हो गया, तो बी एक्स इज इक्वल टू सी, देन एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी। आपने सी की दो वैल्यू यहाँ पर इजी गोइंग प्राप्त कर ली। मैंने इस प्रश्नावली के अंदर सभी तरह के सवाल लेने का पूरा प्रयास किया है। आप इन सवालों को अच्छे से निकालें और मेरा ये मानना है कि आप रेगुलर, आप निरंतर मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि हमें गणित के अंदर कम से कम 10 किलो रफ भरनी है। आप 10 किलो रफ भर दोगे तो मेरा मानना है कि आपकी गणित बिल्कुल कंप्लीट होगी, क्योंकि जितनी बार आप गणित को हल करोगे, गणित के सवालों को जितनी बार आप हल करोगे, उतनी बार ही बहुत अच्छे से आप गणित को सीख पाओगे और आपके 100 में से 100 नंबर आने की पूरी संभावना बन जाएगी। और आप लोग नियमित वीडियो देख रहे हो, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।